नमस्कार दोस्तों, डिवाइन पैरामेडिकल क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज अपन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने जा रहे हैं। उस टॉपिक की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा। दोस्तों, जीत की उम्मीद रखने वाले कभी बहाने नहीं बनाते। जीत की उम्मीद रखने वाले कभी बहाने नहीं बनाते। इसलिए साथियों, जिस भी फील्ड के अंदर आपको सक्सेस लेनी है तो आपको कभी भी बाइनाइटिस की बीमारी से आपको जो है ग्रसित नहीं होना है। इसलिए दोस्तों, जो भी आपकी जर्नी है, जो भी टारगेट्स आपको अचीव करने हैं, उसके लिए दिन रात आप लोग लगे रहिए। तो दोस्तों, आज मैं अपना स्पेशल टॉपिक की जो बात करने जा रहा हूं, आज अपन यूरिन एग्जामिनेशन के बारे में बात करेंगे। और यूरिन एग्जामिनेशन के बारे में जो अपन बात करने वाले हैं, सबसे पहले अपन जनरल बातें करेंगे इसके बारे में, फिर उसके बारे में फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन रहेगा, फिर उसके बाद में केमिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन, और फाइनली जो है आपका रहेगा माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन। तो दोस्तों, आज अपन स्पेशली जो बात करने जा रहे हैं वो यूरिन एग्जामिनेशन के बारे में अपन बात करने जा रहे हैं कि यूरिन एग्जामिनेशन की हमें आवश्यकता क्यों होती है, किस प्रकार हम यूरिन एग्जामिनेशन करते हैं। तो उन सभी के बारे में आज अपन डिटेल में बात करने वाले हैं कि यूरिन एग्जामिनेशन जो है वो अपन किस तरह से करते हैं। तो दोस्तों देखो, आज अपन इस सेशन के अंदर जो अपन स्पेशली बात करने वाले हैं, यूरिन एग्जामिनेशन के अंदर जो अपन स्पेशली बात करने जा रहे हैं, तो दोस्तों देखो, मैं आपको बता दूं कि यहां पर जो है अपन देखेंगे व्हाट इज यूरिन, यूरिन क्या है। फिर अपन नेक्स्ट में देखेंगे व्हाई यूरिन एग्जामिनेशन, कि हमें यूरिन एग्जामिनेशन करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, कौन से केसेज में यूरिन एग्जामिनेशन किया जाता है। कलेक्शन ऑफ यूरिन, कि यूरिन का जो कलेक्शन है वो किस प्रकार से किया जाता है, अलग अलग डिजीज के केस में अपन यूरिन एग्जामिनेशन के लिए कैसे अपन सैंपल का कलेक्शन करते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। प्रिजर्वेशन ऑफ यूरिन, प्रिजर्वेशन ऑफ यूरिन का मतलब आप सभी जानते हैं कि वैसे नेचुरली तो जो है रैंडमली तो आपको यूरिन को प्रिजर्व करने की आवश्यकता नहीं होती है, परंतु जब आप यूरिन के अंदर कोई भी क्वांटिटिव एस्टिमेशन आप करते हैं तो उस दौरान या 24 आवर यूरिन सैंपल होता है, तो उस दौरान आपको उसको क्या करने की आवश्यकता होती है, प्रिजर्व करने की आवश्यकता होती है। तो अपन प्रिजर्वेशन के बारे में अपन यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट आपका जो रहेगा कंपोजिशन ऑफ नॉर्मल यूरिन 24 आवर्स इन अडल्ट्स, कि नॉर्मल यूरिन के बारे में अपन बात करेंगे कि नॉर्मल यूरिन के अंदर क्या क्या कंपोजिशन होता है, कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो नॉर्मल, इसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। फिर उसके बाद में आपका रहेगा फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन। फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन के अंदर अपन जो है वॉल्यूम, कलर, ऑडोर, इसके अलावा जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी, इस तरह की जो है फिजिकल मेजरमेंट्स हैं उनके बारे में अपन स्पेशली बात करेंगे। नेक्स्ट अपन बात करेंगे केमिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन। केमिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन में दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जो भी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, प्रोटीन्स हो गया, इसके अलावा बाइल साल्ट हो गया, बाइल पिगमेंट हो गया, ऑकल्ट ब्लड हो गया, इस तरह की जो आपकी जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनके बारे में अपन स्पेशली बात करेंगे। और इसके अलावा लास्ट जो अपना रहेगा माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन के अंदर अपन स्पेशली जो है यूरिन की अपन माइक्रोस्कोपिक स्टडी करेंगे, जिसके अंदर सेल, कास्ट और क्रिस्टल्स के बारे में बात करेंगे, और अलग अलग डिजीज के बारे में अपन बात करेंगे कि कौन कौन से डिजीज के अंदर कौन कौन सी सेल्स आती हैं, क्रिस्टल्स आते हैं और कास्ट कब बनती है। तो इस तरह से दोस्तों हमारा जो है कंप्लीट यूरिन एग्जामिनेशन के अंदर आज अपन ये जानने वाले हैं व्हाट इज यूरिन, व्हाई यूरिन एग्जामिनेशन, कलेक्शन ऑफ यूरिन, प्रिजर्वेशन ऑफ यूरिन, कंपोजिशन ऑफ नॉर्मल यूरिन, और फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन, केमिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन एंड माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन। तो चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अपन इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। और देखो, यहां पर अपन जो बात करने वाले हैं, आपका सबसे पहला जो बात आती है व्हाट इज यूरिन, कि यूरिन जो है वो क्या है, व्हाट इज यूरिन। तो यूरिन के बारे में अपन स्पेशली बात करने वाले हैं, यूरिन क्या चीज है। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि यूरिन जो होता है हमारी बॉडी का एक प्रकार का क्या होता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है। क्या होता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होता है, और इसके अंदर कई प्रकार के वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं।
नॉर्मली आप सभी जानते हैं कि यूरिन जो होता है वो कैसा होता है, पेल येलो कलर में होता है। क्या होता है, पेल येलो कलर में होता है, और इसके अंदर कई प्रकार के नाइट्रोजीनस वेट्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि अगर अपन बात करें यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड, क्रेटिनिन, और इस तरह के और भी अगर अपन बात करें अमोनिया स्मॉल अमाउंट के अंदर, तो इस तरह के बहुत सारे क्या होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रेजेंट होते हैं। और ये वेस्ट प्रोडक्ट्स जो होते हैं हमारी बॉडी के अंदर जब कई प्रकार की मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है तो उन मेटाबॉलिक रिएक्शन के दौरान ये वेस्ट प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो बनते हैं। और हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है आप जब जानते हैं कि इन वेस्ट पदार्थों को रिमूव करने का काम करता है। तो यूरिन के अंदर मेनली जो होता है ये आपके वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रेजेंट होते हैं, और इन वेस्ट प्रोडक्ट्स को जो है यूरिन के माध्यम से ये हमारी बॉडी से क्या किए जाते हैं, पास आउट किए जाते हैं। इसलिए दोस्तों यूरिन जो है हमारी बॉडी का एक प्रकार का वेस्ट प्रोडक्ट्स की बात करें या फिर जो है जितने भी आपके नाइट्रोजनस वेस्ट पदार्थ बनते हैं वो सभी यूरिन के माध्यम से हमारी बॉडी से क्या होते हैं, एक्सक्रीट होते हैं। और आप सभी जानते हैं कि पेल येलो कलर जो होता है उसका कारण भी क्या है, इसके अंदर यूरोक्रोम। क्या होता है, यूरोक्रोम के कारण जो है यूरिन का जो कलर है वो कैसा होता है, आपका पेल येलो कलर होता है। तो इसी तरह से अब अपन नेक्स्ट जो अपन बात करने जा रहे हैं, नेक्स्ट देखो अपन जो नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं, तो नेक्स्ट बात यह है कि वाई यूरिन एग्जामिनेशन, कि हमें यूरिन एग्जामिनेशन करने की आवश्यकता क्यों होती है, कौन कौन से केसेस के अंदर यूरिन एग्जामिनेशन किया जाता है। तो आप सभी जानते हैं कि यूरिन जो होता है वो मेनली आपका जो यूरिनरी सिस्टम होता है उसका प्रोडक्ट होता है। किसका प्रोडक्ट होता है, रीनल सिस्टम या यूरिनरी ट्रैक्ट सिस्टम का प्रोडक्ट होता है। तो बात ये आती है कि जो आपका यूरिनरी सिस्टम है उससे रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर्स हैं, जितने भी यहाँ से डिजीज है, उन सभी डिजीज को फाइंड आउट करने के लिए हमें यूरिन एग्जामिनेशन करने की आवश्यकता होती है। तो हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, हमारा जो यूरिनरी सिस्टम है, उससे रिलेटेड जितने भी डिजीज है उन सभी डिजीज को फाइंड आउट करने के लिए हमें यूरिन एग्जामिनेशन की आवश्यकता होती है। आप सभी जानते हैं कि हमारा जो यूरिन सिस्टम है उससे रिलेटेड जो है आपको मैं बता दूं, आपको डिफरेंट मेटाबॉलिक एंड किडनी डिसऑर्डर्स, जो भी आपकी किडनी से रिलेटेड कई प्रकार के डिसऑर्डर्स हैं, कई प्रकार की डिजीज है, उनको फाइंड आउट करने के लिए या जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं उनको फाइंड आउट करने के लिए हमें यूरिन एग्जामिनेशन की आवश्यकता होती है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिसको आप किस नाम से जानते हैं, यूटीआई के नाम से जानते हैं। आपको पता है कि हमारी बॉडी के अंदर कई प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अटैक होता है, उसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर कई प्रकार के जो है इन्फेक्शन होते हैं। और जब यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर कोई इन्फेक्शन होता है तो आप उसको किस नाम से जानते हैं, यूटीआई के नाम से जानते हैं। और इस यूटीआई इन्फेक्शन को डायग्नोस करने के लिए भी हम क्या करते हैं, यूरिन एग्जामिनेशन करते हैं। इसके अलावा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल प्रॉब्लम्स ऑफ यूरिनरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम की जो आपकी स्ट्रक्चरल और जो फंक्शनल प्रॉब्लम्स होती हैं उनको भी अपन जो है यूरिन एग्जामिनेशन के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपका अगर मैं बात करूं कि इससे रिलेटेड आपका जो यूरिनरी सिस्टम है उससे रिलेटेड जो डिजीज वगैरह है उसको फाइंड आउट करने के लिए अपन क्या करते हैं, यूरिन एग्जामिनेशन करते हैं। आगे देखो नेक्स्ट जो अगर अपन बात करें, नेक्स्ट देखो क्या है आपके पास में, फाइंड आउट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज। इसके द्वारा अपन स्पेशली जो है कई प्रकार की डिजीज को अभी हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे बात करते हैं अपन सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं, जॉन्डिस। और जॉन्डिस को आप किस नाम से जानते हैं, लिवर डिजीज के नाम से जानते हैं। आपको पता है कि जॉन्डिस के केसेस के अंदर बिलिरुबिन जो होता है वो हमारी बॉडी के अंदर, हमारे सीरम या प्लाज्मा के अंदर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और जब ये इंक्रीज होता है तो यूरिन के अंदर इसकी अमाउंट जो होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो जॉन्डिस को भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस आप सभी जानते हैं कि ग्लोमेरुलस जो होता है जब उसके अंदर कोई इन्फ्लामेशन इन्फेक्शन होता है उस दौरान वहां पर स्वेलिंग वगैरह आ जाती है, तो उसको भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। पाइलोनेफ्राइटिस, पाइलोनेफ्राइटिस जो है ये भी आपका जो है आपका जो नेफ्रॉन है उस नेफ्रॉन से रिलेटेड जो डिजीज है जिसके अंदर पस वगैरह
या फिर आपका जो रीनल पेरविस वगैरह जो होता है उसके अंदर इन्फेक्शन वगैरह होता है, इसको फाइंड आउट कर सकते हो रीनल फेल्योर। और किसका पता लगा सकते हैं आप? रीनल फेल्योर, क्योंकि आपको पता है कि मेनली जो होता है किडनी का काम होता है यूरिया को आपकी बॉडी से क्या करना, एक्सक्रीट करना। अगर हमारी किडनी फेल होती है तो उस दौरान आप सभी को पता है कि ब्लड के अंदर जो है यूरिया का अमाउंट जो है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। आगे देखो डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी को भी आप डायग्नोसिस कर सकते हो, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान एक हार्मोन होता है जिसको आप क्या कहते हैं, एससीजी। और ये एससीजी हार्मोन जो होता है वो जो यूरिन होता है उस यूरिन के अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है यदि प्रेगनेंसी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो आप जो है यूरिन एग्जामिनेशन के द्वारा आप प्रेगनेंसी को भी क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन जो होता है ये मेनली कौन बनाता है, एससीजी जो होता है वो कौन बनाता है, प्लेसेंटा बनाता है। कौन बनाता है, प्लेसेंटा बनाता है। तो ये प्लेसेंटल हार्मोन है। तो आप इस तरह से जो है कई प्रकार की जो डिजीज है उन डिजीज को आप क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ से आपके बनते हैं। तो दोस्तों आप इस चीज का आप ध्यान रखना कि यूरिन एग्जामिनेशन जो है अपन स्पेशली कई प्रकार की जो आपकी डिजीज है उन डिजीज को फाइंड आउट करने के लिए अपन करते हैं। आगे दोस्तों देखो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक जो आता है, नेक्स्ट पार्ट जो हमारा आता है वो ये है कलेक्शन ऑफ यूरिन सैंपल, कि हम यूरिन सैंपल को कलेक्ट कैसे करेंगे और कौन कौन से केसेस के अंदर हमें कौन कौन से यूरिन सैंपल की हमें आवश्यकता होती है। तो दोस्तों उसी की मैं बात करने जा रहा हूं, कलेक्शन ऑफ यूरिन सैंपल। आपको जो है स्पेशली एक तो ये चीज ध्यान रखना है कि जो आप सैंपल कलेक्शन कर रहे हो, जिस भी सैंपल के अंदर आप सैंपल ले रहे हो वो आपका क्या होना चाहिए, वो आपका जो सैंपल है, जो भी आप सैंपल कलेक्ट कर रहे हो, जिस भी कंटेनर के अंदर आप सैंपल कलेक्शन करने जा रहे हैं वो आपका ड्राई होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए और क्या होना चाहिए, वो आपका स्टेराइल होना चाहिए। तो जिसके अंदर भी आप सैंपल कलेक्ट करना चाह रहे हो वो क्लीन होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए और क्या होना चाहिए, स्टेराइल होना चाहिए। और नॉर्मली अगर अपन बात करें यूरिन सैंपल कलेक्शन की, अगर मैं बात करूं तो आपका वॉल्यूम कितना लेना है, आपको 10 से 15 ml। कितना वॉल्यूम आप कलेक्ट करेंगे, 10 से 15 ml के अराउंड जो है हम नॉर्मली जो है एग्जामिनेशन के लिए हम सैंपल को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। एक चीज आपको बहुत ही स्पेशली ध्यान रखनी है, एक आइडियल चीज है कि जब भी आप यूरिन सैंपल कलेक्शन कर रहे हैं तो उससे पहले क्या करना है कि जो जेनाइटल पार्ट है उस जेनाइटल पार्ट को हमें क्या करना होता है, क्लीन करना होता है। क्योंकि जेनाइटल पार्ट के आसपास जो है वो नॉर्मल फ्लोरा होता है, तो वो नॉर्मल फ्लोरा जो है पूरी तरह से क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। दूसरी बात यह है एवॉइड वेजाइनल सिक्रेशन। यह भी आपको ध्यान रखना है कि फीमेल्स के अंदर वेजाइनल सिक्रेशन या एमसी साइकिल के दौरान जो है ब्लीडिंग होने के कारण वो जो है ब्लड जो है किसके अंदर आ जाता है, यूरिन के अंदर आ जाता है। तो इन चीजों को भी आपको क्या करना है, प्रिवेंट करना है। तो ये कुछ जनरल प्रिकॉशंस हैं जो आपको यूरिन कलेक्शन के दौरान क्या करनी है, ध्यान रखनी है कि आपका कंटेनर जो है वो क्या होना चाहिए, आपका क्लीन होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए और स्टेराइल होना चाहिए। नॉर्मल अमाउंट जो है अपन कितना यूज करेंगे, 10 से 15 ml यूज करेंगे। और जेनाइटल एरिया को जो है सैंपल कलेक्शन करने से पहले हमें क्या करना होता है, उसको क्लीन करना होता है। तो जेनाइटल एरिया को क्लीन करने के बाद ही आपको सैंपल जो है वो क्या करना है, कलेक्ट करना है। आगे देखो दोस्तों अपन जो बात करने जा रहे हैं, नेक्स्ट जो बात करने जा रहे हैं दोस्तों, देखिए आप टाइप्स ऑफ यूरिन सैंपल, कि कौन कौन से अपन यूरिन सैंपल जो है उनको हमें आवश्यकता होती है और कौन कौन से केसेज में कैसे सैंपल अपन कलेक्ट करते हैं। तो देखो दोस्तों पहला जो है आपके पास में क्या है, फर्स्ट मॉर्निंग यूरिन सैंपल। क्या बोलते हैं आप, फर्स्ट मॉर्निंग यूरिन सैंपल। और फर्स्ट मॉर्निंग यूरिन सैंपल आप सभी जानते हैं कि मोस्टली जो भी अपन को जो है रूटीन टेस्ट करने हैं, तो रूटीन टेस्ट करने के लिए हम फर्स्ट मॉर्निंग यूरिन सैंपल अपन क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। बहुत ही अच्छी चीज है दोस्तों, ध्यान रखना। अभी जो अपन बात कर रहे थे किसकी, प्रेगनेंसी टेस्ट की जो अपन बात कर रहे थे, और प्रेगनेंसी टेस्ट के अंदर अपन यूरिन में कौन सा हार्मोन अपन डायग्नोस करते हैं, एससीजी हार्मोन अपन क्या करते हैं, डायग्नोस करते हैं। कौन सा हार्मोन लेते हैं आप, एससीजी हार्मोन को अपन क्या करते हैं, डायग्नोस करते हैं। तो फर्स्ट यूरिन सैंपल जो आता है आपका, फर्स्ट मॉर्निंग यूरिन सैंपल जो होता है, इसके लिए सबसे क्या होता है, बेस्ट होता है। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि दूसरा अगर मैं बात करूं, दूसरा सैंपल जो आता है आपका, कौन सा सैंपल आता है, पोस्टपांडियल सैंपल, जिसको अपन किस नाम से जानते हैं, पीपी सैंपल के नाम से भी जानते हैं। तो
तो दोस्तों आप सभी जानते हैं पीपी सैंपल का मतलब यह है कि खाना खाने के 2 घंटे बाद में जो आप सैंपल कलेक्शन कर रहे हो उसी को आप क्या कहते हैं, पीपी सैंपल के नाम से जानते हैं। और पीपी सैंपल का आप ध्यान रखना, स्पेशली डायबिटीज मेलाइटस, किसको डायग्नोस करने के लिए लेते हैं आप, डायबिटीज मेलाइटस जो होती है उसको डायग्नोस करने के लिए आप कौन सा सैंपल लेंगे, पीपी सैंपल लेंगे। तो पीपी सैंपल जब आप लेंगे तो डायबिटीज के केस में आप सभी जानते हैं कि शुगर के अंदर जो आपका यूरिन जो होता है उसके अंदर शुगर पास आउट होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, आपका जो तीसरा सैंपल आप कौन सा कलेक्ट कर सकते हैं, 24 आवर्स यूरिन सैंपल। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जब भी आपको यूरिन के अंदर किसी भी सब्सटेंस की क्वांटिटी देखनी होती है तो उस क्वांटिटी का मेजरमेंट करने के लिए अपन कौन सा सैंपल लेते हैं, 24 आवर्स यूरिन सैंपल लेते हैं। तो 24 आवर सैंपल मेनली क्वांटिटी एस्टिमेशन के लिए, और मेनली जैसे कि अपन बात कर रहे हैं प्रोटीन्स, हार्मोन्स और इलेक्ट्रोलाइट्स, प्रोटीन, हार्मोन्स और इलेक्ट्रोलाइट्स। तो जब आपको यूरिन के अंदर प्रोटीन्स की, हार्मोन्स की और इलेक्ट्रोलाइट्स की क्वांटिटी देखनी है तो उस क्वांटिटी को मेजरमेंट करने के लिए आप 24 आवर्स यूरिन सैंपल कलेक्शन करते हैं। एक चीज और ध्यान रखना कि इस सैंपल के लिए आपको प्रिजर्वेशन की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, प्रिजर्वेशन की आवश्यकता होती है, क्योंकि 24 तक आप यूरिन को जो है रख नहीं सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर क्या हो जाती है, बैक्टीरियोलाइटिक एक्टिविटी हो जाती है। तो उन बैक्टीरियोलाइटिक एक्टिविटी से बचने के लिए हमें क्या डालना पड़ेगा, उसके अंदर प्रिजर्वेटिव डालना पड़ेगा। इस तरह से दोस्तों अपन नेक्स्ट सैंपल की जो बात कर रहे हैं कि आप नेक्स्ट सैंपल जो है और कौन सा जो है आप कलेक्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट सैंपल देखिए दोस्तों, नेक्स्ट सैंपल जो है आपका क्या है, मिड स्ट्रीम यूरिन सैंपल। बहुत ही अच्छा है आपके पास में मिड स्ट्रीम यूरिन सैंपल। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि मिड स्ट्रीम के अंदर क्या होता है कि जैसे यूरिनेशन स्टार्ट किया जाता है उसके बाद में थोड़ा बहुत यूरिन जो होता है वो क्या कर दिया जाता है, डिस्कार्ड कर दिया जाता है। और डिस्कार्ड करने के बाद में फिर आप बीच के अंदर से जो है यूरिन को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। तो उसको आप किस नाम से जानते हैं, मिड स्ट्रीम यूरिन सैंपल के नाम से जानते हैं। दोस्तों स्पेशली आप सभी जानते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, नॉर्मल फ्लोरा होता है। तो उस नॉर्मल फ्लोरा जो होता है वो जैसे यूरिनेशन स्टार्ट किया जाता है उस दौरान हमारी बॉडी से क्या हो जाता है, फ्लश आउट हो जाता है। इसीलिए हम क्या करते हैं कि जब भी आपको बैक्टीरियोलॉजिकल एग्जामिनेशन करना होता है तो उस दौरान हम क्या लेते हैं, मिड स्ट्रीम यूरिन सैंपल अपन कलेक्ट करते हैं। तो आप ध्यान रखना कि बैक्टीरियोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए स्पेशली हम कौन सा सैंपल लेते हैं, मिड स्ट्रीम यूरिन सैंपल अपन कलेक्ट करते हैं। दोस्तों आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आता है यूरिन फॉर साइटोलॉजिकल। यूरिन फॉर साइटोलॉजिकल का मतलब यह है कि दोस्तों आपको यूरिनरी ट्रैक्ट से रिलेटेड किसी सेल को डायग्नोस करना है, मैलिग्नेंसी को डायग्नोस करना है। इस तरह की चीजों को डायग्नोस करने के लिए हम क्या करते हैं कि आपका जो है साइटोलॉजिकल अपन यूरिन एग्जामिनेशन करते हैं। और साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए अपन क्या करते हैं, टूअर कलेक्शन आफ्टर इनिशियल वॉइडिंग। जैसे ही आप शुरुआत के अंदर मॉर्निंग के अंदर यूरिनेशन करते हैं उसके बाद में 2 घंटे बाद में जो है सैंपल हम क्या करते हैं, कलेक्शन करते हैं। और वो जो आप सैंपल कलेक्शन करते हो उसका मेन टारगेट जो होता है वो क्या होता है, ट्यूमर सेल को क्या करना, डिटेक्शन करना। तो मैलिग्नेंसी को देखने के लिए आप यूरिन का क्या करते हैं, साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। यहां पर दोस्तों आप ध्यान रखना कि यहां पर जो है आप 50% जो है एल्कोहल यूज करते हैं और दोनों का यूरिन का और 50% एल्कोहल का जो वॉल्यूम होता है वो दोनों का क्या होता है, इक्वल होता है। अगर आप 5 ml ले रहे हैं तो दोनों को 5 ml लेना पड़ेगा। 10 ml आप ले रहे हैं तो दोनों को क्या लेना पड़ेगा, आपको 10 ml आपको यूज करना पड़ेगा। तो आगे देखो दोस्तों अपन नेक्स्ट चीज जो अपन बात करने जा रहे हैं, नेक्स्ट चीज जो है दोस्तों आपके पास में 6th नंबर जो है आपका, देखो 6th नंबर जो है आपका दोस्तों क्या है, यूरिन सैंपल इन इन्फेंट्स। जो छोटे बच्चे होते हैं तो उन छोटे बच्चों के अंदर जो है अपन सैंपल कौन सा कलेक्ट करते हैं, सैंपल जो है छोटे बच्चों के अंदर सैंपल की अगर अपन बात करें तो दोस्तों आप ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना आपको कि यहाँ पर एक स्पेशल बैग अपन यूज करते हैं जिसको अपन क्या बोलते हैं, कोलोस्टोमी बैग के नाम से अपन जानते हैं। क्या बोलते हैं आप, कोलोस्टोमी बैग। क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत छोटे बच्चे जो होते हैं उनके अंदर यूरिनेशन जो होता है वो क्या होता है, इनवॉल्यूंटरी प्रोसेस होती है, अपन वहां पर देखते हैं। तो उस दौरान जो होता है, उस दौरान अगर अपन बात करें तो आपको क्लीन प्लास्टिक बैग जो है वो क्या करना होता है, यूज करना होता है। और दोस्तों इस बैग को क्या किया जाता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं
उनके अंदर जो जेनाइटल पार्ट होता है उसके साथ अटैच कर दिया जाता है। जैसे ही बच्चा यूरिनेशन करेगा वो इस बैग के अंदर क्या हो जाएगा, कलेक्ट हो जाएगा। आगे देखो दोस्तों, आगे नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कैथेटर स्पेसिमेन। कैथेटर आप सभी जानते हैं कि जब पेशेंट बहुत इल कंडीशन में होता है, जब पेशेंट की अगर अपन बात करें वो यूरिनेशन के लिए नहीं जा सकता, तो उस दौरान उसके जेनाइटल पार्ट से क्या कर दिया जाता है, यूरिनरी बैग जो होता है वो अटैच कर दिया जाता है, जिसको आप कैथेटर या कैथेटर जो है कैथेटराइज कर दिया जाता है उसको। तो दोस्तों आप सभी को पता है उस केसेज में आप सैंपल कौन सा लेते हैं, कैथेटर स्पेसिमेन लेते हैं। किसके लिए, इल पेशेंट या कौन सी कंडीशन के अंदर, सर्जिकल कंडीशन के अंदर। तो दोस्तों आप ये भी ध्यान रखना कि सर्जिकल कंडीशन के अंदर जो अपन सैंपल लेते हैं वो कौन सा लेते हैं, आप कैथेटर स्पेसिमेन लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं रैंडम स्पेसिमेन। और रैंडम स्पेसिमेन दोस्तों आप कभी भी ले सकते हैं। तो रैंडमली जो होता है, जो रैंडमली जो सैंपल लिया जाता है उसको आप भी कई प्रकार के टेस्ट करने के लिए आप नॉर्मली यूज करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं आप, रैंडम स्पेसिमेन के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों ये अपन ने देखा कि सैंपल जो है कौन कौन से केसेज में, कौन कौन सी स्पेशल कंडीशन के अंदर कौन कौन से सैंपल्स जो है अपन क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। दोस्तों आगे देखो अपना नेक्स्ट सेशन जो है वो है प्रिजर्वेशन ऑफ यूरिन सैंपल। प्रिजर्वेशन ऑफ यूरिन सैंपल दोस्तों आपको सभी को पता है रूटीनली अपन प्रिजर्वेटिव्स यूज नहीं करते हैं क्योंकि हमें प्रिजर्वेशन की आवश्यकता नहीं होती है। परंतु जब आप किसी चीज के क्वांटिटिव मेजरमेंट आपको करना होता है तो उस दौरान आपको क्या करना होता है, यूरिन को प्रिजर्व करना होता है। आपको पता है कि जैसे मान लो आप क्वांटिटी देखना चाह रहे हैं, 24 आवर यूरिन सैंपल है, तो उस दौरान वहां पर बैक्टीरियोलाइटिक एक्टिविटी हो जाती है और आपको पता है कि उन बैक्टीरियोलाइटिक एक्टिविटी की वजह से आपका जो यूरिया होता है वो यूरिया किस में कन्वर्ट हो जाता है, अमोनिया के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और इस तरह से यूरिन का जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो इसीलिए हमें यूरिन की क्या होती है, प्रिजर्वेशन की आवश्यकता होती है। ध्यान रखना रूटीन टेस्ट के लिए हमें प्रिजर्वेशन की आवश्यकता नहीं होती है। अगर आपको क्वांटिटिव मेजरमेंट करना है, क्या करना है आपको, क्वांटिटिव मेजरमेंट। और क्वांटिटिव मेजरमेंट आपको पता है अभी पिछले ही सेशन में बात की अपन ने 24 आवर यूरिन सैंपल के लिए। अब बात ये आती है अगर मान लो आपका सैंपल डिले होता है तो उस केसेज में आप 4 to 6 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे आप उसको क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। यदि आपको यूरिन एग्जामिनेशन में डिले हो रहा है, किसी भी कारणवश आपको टाइम लग रहा है, तो आप इस डिले होने के केस में 4 से लेकर 6 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप इसको क्या कर देते हैं, फ्रीज के अंदर आप क्या कर देते हैं, स्टोर कर देते हैं। तो दोस्तों ये भी ध्यान रखना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए है कि नॉर्मली जो है कितना टेम्परेचर अपन यूज करते हैं, 4 डिग्री सेंटीग्रेड टू 6 डिग्री सेंटीग्रेड। तो दोस्तों ये ध्यान रखना प्रिजर्वेशन ऑफ यूरिन सैंपल। तो नॉर्मली हमें जो है यूरिन को प्रिजर्व करने की आवश्यकता नहीं होती है। जब 24 आवर सैंपल जब आपको लेना होता है तो उसी दौरान आपको क्या करना होता है, प्रिजर्वेशन करना होता है। दोस्तों आपको स्क्रीन पे दिखाई देना है टाइप्स ऑफ प्रिजर्वेटिव। अपन जो है अलग अलग प्रकार के प्रिजर्वेटिव्स यूज करते हैं और इन प्रिजर्वेटिव्स की अगर मैं बात करूं तो ये आपके जो प्रिजर्वेटिव्स हैं वो अलग अलग प्रकार के हैं, इनकी क्वांटिटी भी अलग अलग है और इनका फंक्शन भी क्या है, स्पेशली फंक्शन होता है। दोस्तों देखो मैं पहले बात करने जा रहा हूं, पहला जो आपका प्रिजर्वेटिव है कौन सा है, टॉलुइन है। और टॉलुइन जो है कितना लेते हैं आप जो है 2 ml लेते हैं। कितना लेते हैं आप, 2 ml। कितने में, 100 ml यूरिन के अंदर। तो 100 ml यूरिन के अंदर आपको 2 ml टॉलुइन की आवश्यकता होती है। और टॉलुइन का दोस्तों फंक्शन देख लीजिए आप, ये केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के लिए बहुत अच्छा होता है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जैसे अपन जनरल बात करते हैं, प्रोटीन हो गया, ग्लूकोज हो गया, इसके अलावा जो है आपका बाइल साल्ट हो गया, बाइल पिगमेंट्स हो गया, इनके लिए बेस्ट होता है। दोस्तों सेकंड नंबर का आपका प्रिजर्वेटिव कौन सा है, बोरिक एसिड है। बोरिक एसिड जो है 120 ml यूरिन के अंदर लगभग अपन 0.3 ग्राम यूज करते हैं। कितना यूज करते हैं दोस्तों, 0.3 ग्राम अपन यूज करते हैं। और दोस्तों ये क्या होता है, एक प्रकार का जनरल प्रिजर्वेटिव होता है। क्या होता है, जनरल प्रिजर्वेटिव होता है। दोस्तों तीसरे नंबर का अपन प्रिजर्वेटिव की बात कर रहे हैं, थाइमोल। और दोस्तों ये ध्यान रखना थाइमोल जो होता है किस फॉर्म में होता है, क्रिस्टल फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है, क्रिस्टल फॉर्म में। तो 100 ml यूरिन के अंदर आप कितना क्रिस्टल यूज करेंगे, एक सिंगल क्रिस्टल आप यहां पर यूज करेंगे। कितना यूज करेंगे, एक सिंगल क्रिस्टल आप यहां पर यूज करते हैं। दोस्तों ध्यान रखना ये स्पेशली जो होता है बैक्टीरिया और फंगस की जो ग्रोथ होती है
उसे रोकने का काम करता है। फंगस और आपका जो बैक्टीरिया होता है उसके ग्रोथ को क्या करता है, रोकता है। और उसी की वजह से जो है यूरिन का जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं दोस्तों क्या नहीं हो पाता है, चेंज नहीं हो पाता है। तो दोस्तों ये ध्यान रखना कि टोलुमिन हो गया, बोरिक एसिड हो गया और क्या हो गया, थाइमोल। नेक्स्ट प्रिजर्वेटिव की बात कर रहे हैं अपन। तो दोस्तों देखिए नेक्स्ट जो आपका नेक्स्ट प्रिजर्वेटिव है वो आप देख लीजिए। आप जो है नेक्स्ट प्रिजर्वेटिव की फॉर्म में क्या यूज करते हैं, फॉर्मेलिन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, फॉर्मेलिन। और फॉर्मेलिन का दोस्तों ध्यान रखना 100 ml यूरिन के अंदर कितना लेंगे आप, 3 ड्रॉप्स। 100 ml यूरिन के अंदर फॉर्मेलिन की कितनी ड्रॉप यूज करेंगे आप, 3 ड्रॉप्स अपन यूज करेंगे। मेनली जो है ये इसका जो स्पेशल काम जो होता है सेलुलर एलिमेंट्स जो होते हैं उनको प्रिजर्वेशन देने का काम करता है। दोस्तों नेक्स्ट प्रिजर्वेटिव की अपन बात कर रहे हैं HCl, जिसको दोस्तों क्या कहते हैं आप, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो 100 ml यूरिन के अंदर अपन कितना यूज करेंगे, 2 ml। दोस्तों कितना यूज करेंगे, 2 ml। और इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या होता है, हार्मोन्स को प्रिजर्व करने के लिए स्पेशली काम में लिया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट नंबर का हमारा प्रिजर्वेटिव है वो कौन सा है, क्लोरोफॉर्म। दोस्तों क्लोरोफॉर्म जो अपन यूज करते हैं 100 ml के अंदर आप कितना लेते हैं, 5 ml। कितना लेते हैं दोस्तों, 5 ml। और ये भी क्या करता है कि यूरिन के जो सेलुलर एलिमेंट्स होते हैं उनको प्रिजर्व करने का काम करता है। दोस्तों नेक्स्ट बात कर रहा हूं मैं फॉर्मेल्डिहाइड। किसकी बात कर रहा हूं, फॉर्मेल्डिहाइड। दोस्तों ध्यान रखना कि जो फॉर्मेल्डिहाइड होता है वो टेबलेट फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है, टैबलेट फॉर्म में होता है। तो लगभग 30 ml यूरिन के अंदर आप 1 टैबलेट जो होती है वो क्या करते हैं, यूज करते हैं। और दोस्तों फॉर्मेल्डिहाइड बहुत ही अच्छा प्रिजर्वेटिव है जो कंप्लीट एलिमेंट्स जो होते हैं उनको क्या करता है, प्रिजर्व करने का काम करता है। तो दोस्तों आपको यहां पर पता लगा कि अपन अलग अलग प्रकार के जो है प्रिजर्वेटिव्स जो अपन यूज करते हैं इनकी अमाउंट जो होती है वो भी क्या होती है, अलग अलग होती है। दोस्तों ये ध्यान रखना कि स्पेशली जो 24 आवर यूरिन सैंपल होता है, किसी भी चीज की हमें क्वांटिटी देखनी होती है तो दोस्तों उसके लिए सबसे मेनली अपन क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं। आगे देखो दोस्तों अपन जो नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं, प्रिजर्वेशन हमारा कंप्लीट होता है। और प्रिजर्वेशन के बाद में देखो दोस्तों नेक्स्ट जो हमारी बात आती है वो आती है कंपोजिशन ऑफ नॉर्मल यूरिन। जिसकी बात कर रहे हैं दोस्तों, कंपोजिशन ऑफ नॉर्मल यूरिन। तो दोस्तों आप ध्यान रखना कि एक नॉर्मल यूरिन होता है, उस नॉर्मल यूरिन के अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं। तो दोस्तों अपन उसी की स्पेशली क्या करने जा रहे हैं, बात करने जा रहे हैं। तो कंपोजिशन ऑफ नॉर्मल यूरिन की अपन बात करने जा रहे हैं। दोस्तों आप ध्यान रखना कि यहां पर अपन 24 आवर्स की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, 24 आवर्स का अपन ने मेजरमेंट निकाला है कि 24 आवर यूरिन सैंपल के अंदर नॉर्मली कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो दोस्तों आइए अपन उसी की बात करने जा रहे हैं। अगर आपको पता है दोस्तों अपन पहले पैरामीटर्स की बात करेंगे और वैल्यूज की बात करेंगे। दोस्तों नॉर्मली पहले वॉल्यूम की अपन बात कर रहे हैं। अगर वॉल्यूम की बात करें तो दोस्तों 600 ml से लेकर 2000 ml दोस्तों ये क्या है, रेंज है। ये ध्यान रखना क्या है, ये रेंज 600 ml से लेकर 2000 ml। दोस्तों दूसरा आप ध्यान रखना स्पेसिफिक ग्रेविटी। नॉर्मल यूरिन की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है 1.005 से 1.035। तो दोस्तों ये भी आप ध्यान रखना, ये भी क्या है, रेंज है। क्या है ये, रेंज, कम से कम इतना और अधिक इतना। परंतु एबनॉर्मलिटी के केसेस में ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों आप सभी ध्यान रखना 1.005 से लेकर 1.030। दोस्तों बात कर रहे हैं अपन किसकी, पीएच की। पीएच दोस्तों नॉर्मली बात करें तो 4.6 से लेकर 8 तक होती है। ये भी दोस्तों क्या है, इसकी रेंज होती है। क्या होती है, इसकी रेंज होती है दोस्तों। और परंतु आप ध्यान रखना कि नॉर्मल यूरिन जो होता है वो एवरेज अगर अपन बात करें तो एसिडिक होता है 6 से लेकर 6.8, 6 से लेकर 6.8 तक की रेंज होती है। नॉर्मली जो होता है ये एवरेज पीएच होती है। दोस्तों सोडियम की अगर अपन बात करते हैं तो सोडियम जो होता है वो 3 से लेकर 4 ग्राम के राउंड जो होता है 24 आवर्स यूरिन सैंपल के अंदर क्या होता है, एक्सक्रीट होता है। दोस्तों पोटेशियम की अगर अपन बात करें तो 1.5 से लेकर 2 ग्राम, 1.5 से लेकर 2 ग्राम के राउंड जो होता है पोटेशियम जो होता है वो क्या होता है, एक्सक्रीट होता है। दोस्तों अपन जो नेक्स्ट बात जो करने जा रहे हैं, दोस्तों नेक्स्ट बात जो अपन करने जा रहे हैं
वो है पोटेशियम के बाद में। तो दोस्तों अपन ने देखा वॉल्यूम, स्पेसिफिक ग्रेविटी, पीएच, सोडियम और पोटेशियम। दोस्तों नेक्स्ट जो अपन बात करने जा रहे हैं, नेक्स्ट जो अपन चीज देखने जा रहे हैं वो आप देख लीजिए दोस्तों, आपका क्या है यहाँ पर क्लोराइड। 6 नंबर पे क्या है, क्लोराइड। और क्लोराइड जो होता है वो 9 से लेकर 16 ग्राम होता है। कितना, 9 से लेकर 16 ग्राम एक्सक्रीट होता है। कैल्शियम की अगर अपन बात करते हैं, कैल्शियम जो होता है 0.1 से लेकर 0.3 ग्राम, 0.1 से लेकर 0.3 ग्राम। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि ये वो चीजें हैं जो 24 आवर यूरिन के अंदर हमें देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट क्या है दोस्तों आपके पास में, सल्फर। सल्फर दोस्तों कितना एक्सक्रीट होता है, 0.7 से लेकर 3.5 ग्राम। आगे नेक्स्ट दोस्तों अपन बात कर रहे हैं किसकी, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो होता है 0.5 से लेकर 0.2 ग्राम। कितना जाता है दोस्तों, 0.5 से लेकर 0.2 ग्राम। दोस्तों इसका ध्यान रखना, आप इसको जो है थोड़ा सा देख लेना, आप इसको करेक्ट कर लेना, 0.2 से लेकर 0.5 ग्राम। आगे देखो दोस्तों यूरिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए कि 24 आवर के अंदर लगभग कितने ग्राम यूरिया जो होता है बॉडी से क्या होता है, एक्सक्रीट होता है। तो दोस्तों ये स्पेशली आप ध्यान रखना, 25 से लेकर 30 ग्राम। तो 24 आवर यूरिन के अंदर 25 से लेकर 30 ग्राम यूरिया जो होता है वो क्या होता है, एक्सक्रीट होता है। आगे देखो दोस्तों, ये पैरामीटर भी बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको आप क्या कहते हैं, क्रेटिनिन। और क्रेटिनिन जो होता है वो 1 से लेकर 1.3 ग्राम के अराउंड जो होता है बॉडी से क्या होता है, एक्सक्रीट होता है। ये तीनों पैरामीटर दोस्तों आप स्पेशली ध्यान रखना। यूरिक एसिड, यूरिक एसिड जो होता है 0.3 से लेकर 1 ग्राम। कितना जाता है भाई, 0.3 से लेकर 1 ग्राम। तो दोस्तों स्पेशली आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए ये तीनों पैरामीटर्स की आप रेंज जो है आपको स्पेशली क्या रखना है, ध्यान रखना है। यूरिया हो गया, क्रेटिनिन हो गया और क्या हो गया आपका, यूरिक एसिड। तो तीनों को आप स्पेशली क्या करना है, ध्यान रखना है। आगे देखो दोस्तों, अपन जो नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं, ये तो अपन ने 24 आवर यूरिन सैंपल के अंदर अपन ने देखा कि क्या क्या चीजें हैं। और देखो दोस्तों, और अपन बात करने जा रहे हैं कि स्पेशली जो है नेक्स्ट जो दोस्तों अपन बात करने जा रहे हैं वो देखो आपकी क्या है दोस्तों। अगर दोस्तों अपन यहां पर जो है बात करें तो दोस्तों ये देख लीजिए, आपका जो है नेक्स्ट जो अपन बात करने जा रहे हैं, क्रेटिन। क्रेटिन दोस्तों 60 से लेकर 150 मिलीग्राम के अराउंड एक्सक्रीट होता है। हिप्यूरिक एसिड जो होता है वो आपका 0.1 से लेकर 1 ग्राम होता है। आगे देखो दोस्तों, अपन बात करने जा रहे हैं किसकी, कीटोन बॉडीज। और कीटोन बॉडीज जो होती हैं वो 3 से लेकर 15 मिलीग्राम के अराउंड, बहुत कम होती हैं, ये ध्यान रखना आप मिलीग्राम में हैं। और 60 नंबर पे क्या है आपका, विटामिन, हार्मोन्स एंड एंजाइम। और विटामिन, हार्मोन्स और एंजाइम की बात करें बहुत ही स्मॉल क्वांटिटीज के अंदर होते हैं। बहुत बार तो मोस्टली जो होता है आप इनको डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं, तो बहुत स्मॉल क्वांटिटीज के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। लास्ट दोस्तों अपन बात करें रेड सेल, एपिथेलियल सेल और व्हाइट ब्लड सेल्स की अगर अपन बात करते हैं तो ऑलमोस्ट दोस्तों क्या होती है, एब्सेंट होती हैं। ये सेल जो होती हैं दोस्तों, जब कई बार जो होती है एबनॉर्मलिटीज आती हैं या जब कई प्रकार की कोई डिजीज होती है तो उस दौरान ये दोस्तों ये जो सेल्स होती हैं वो यूरिन के अंदर क्या होती हैं, डिटेक्ट होती हैं। अदरवाइज दोस्तों ये नॉर्मली केसेस के अंदर क्या होती हैं, एब्सेंट होती हैं। तो ये आपकी ब्लड सेल्स हो गई, तो ये ब्लड सेल्स जो होती हैं एबनॉर्मल अवस्था के अंदर ही क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। अदरवाइज जो होती हैं ये क्या होती हैं, एब्सेंट होती हैं। तो दोस्तों ये अपन ने स्पेशली देखा है कि एक नॉर्मल यूरिन सैंपल के अंदर क्या क्या चीज क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। आगे जो अपन बात करने जा रहे हैं दोस्तों, नेक्स्ट जो अपन बात करेंगे यहाँ पर, आगे देखो भाई दोस्तों, जो भी अपन नेक्स्ट चीज जो अपन देखने जा रहे हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन। दोस्तों किसकी बात करने जा रहे हैं अपन, फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन। तो दोस्तों आज अपन स्पेशली जो है इस टॉपिक के बारे में अपन बात करने जा रहे हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन। कि जब यूरिन का फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है तो उस दौरान अपन कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट जो होते हैं उन कॉन्स्टिट्यूएंट्स को अपन क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। दोस्तों आप सभी को पता है कि फिजिकल एग्जामिनेशन करने के लिए अपन जो है मेनली वॉल्यूम की बात करते हैं, वॉल्यूम के अलावा जो है कलर की बात करते हैं, ऑडोर की बात करते हैं, अपीयरेंस की बात करते हैं,
पीएच की बात करते हैं और किसकी बात करते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी।